हेलो एवरीवन, वेलकम टू अनेक्डोट स्टडी हब। आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 12th एनसीईआरटी पॉलिटिकल साइंस का जो चैप्टर 4 है, सत्ता के वैकल्पिक केंद्र, उसे देखने वाले हैं। यह जो वीडियो होगा 2024 में एग्जाम देने वाले विद्यार्थियों के लिए लाभदायक होने वाला है। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। यह वीडियो सीबीएसई बोर्ड के छात्रों के लिए, बिहार बोर्ड के छात्रों के लिए, झारखंड बोर्ड, हरियाणा बोर्ड या उत्तर प्रदेश बोर्ड या फिर अन्य किसी भी बोर्ड से अगर आप तैयारी कर रहे हैं और आपके सिलेबस में एनसीईआरटी बुक्स हैं तो इस वीडियो को आप देख सकते हैं। इससे आपको लाभ होने वाला है। ठीक है, तो अगर आपके कोई भी क्वेरी हो, कोई भी सजेशन हो, तो आप हमें पर्सनली इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं। हमारा यूज़र नेम है @abhishek200435। और इस क्लास की जो पीडीएफ है, जो प्रेजेंटेशन है, अनेक्डोट स्टडी हब के टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, तो आप इस चैनल से भी जुड़ सकते हैं। आज के इस वीडियो में जो कि पार्ट 1 होने वाला है, देखेंगे कि यूरोपीय संघ क्या है, आसियान क्या है, आसियान शैली क्या होती है, आसियान विजन 2020 क्या है, और अंत में देखेंगे आसियान क्षेत्रीय मंच। यानी पार्ट 1 में क्या क्या हम लोग पढ़ने वाले हैं उसका पूरा एक शॉर्ट नोट्स यहाँ आपको मिल रहा है। ठीक है, जिसमें हम लोग यूरोपीय संघ, आसियान, आसियान शैली, आसियान विजन 2020, आसियान क्षेत्रीय मंच को जानेंगे। और इसका जो पार्ट 2 होगा अगले वीडियो में आएगा, जिसमें निम्नलिखित जो टॉपिक्स आप देख रहे हैं उसको कवर किया जाएगा। तो फिलहाल पार्ट 1 को देखेंगे। यूरोपीय संघ से शुरू करते हैं। लिखता है यूरोपीय संघ, जिसे हम यूरोपीय यूनियन भी कहते हैं, मार्शल योजना के तहत 1948 में यूरोपीय आर्थिक सहयोग संगठन की स्थापना की गई। जब 1948 में द्वितीय विश्व युद्ध खत्म हो गया तो मार्शल योजना के तहत यूरोपीय आर्थिक सहयोग संगठन एक संस्था का गठन किया गया 1948 में, जिसके माध्यम से पश्चिमी यूरोप के देशों को आर्थिक मदद दी गई। यह जो संगठन बनाया गया था, यूरोपीय आर्थिक सहयोग संगठन, इस संस्था के माध्यम से जो पश्चिमी यूरोप के देश थे, जो द्वितीय विश्व युद्ध में बहुत हानि उठाए थे, उनको इस संस्था से जोड़ना मेन मकसद था। उनको लाभ पहुंचाना इनका मेन मकसद था। ठीक है, 1949 में गठित यूरोपीय परिषद राजनैतिक सहयोग के मामले में अगला कदम साबित हुई। 1948 में एक संगठन का नाम सभी जानते हैं, यूरोपीय आर्थिक सहयोग संगठन। मैं एक बार पेन चेंज कर लेता हूं, आपको शायद अच्छा ना लग रहा हो। हाँ, तो 1948 में हुआ क्या कि यूरोपीय आर्थिक सहयोग संगठन की एक संस्था बनाई गई मार्शल योजना के तहत, और पश्चिमी यूरोप के देशों को मदद देने के लिए ऐसा किया गया था। और लगे हाथ 1949 में एक साल बाद फिर से एक संगठन बनाया गया, यूरोपीय परिषद, जिसका नाम रखा गया, और इसे भी उसी मदद करने के लिए बनाया गया था। राजनीतिक सहयोग के मामले में अगला कदम साबित हुई, मतलब कि ये भी मदद करने में कारगर साबित हुई। ठीक है, 1957 में 1957 में यूरोपियन इकोनॉमिक कमेटी का गठन किया गया। एक संस्था और बनाया गया जिसका नाम था यूरोपियन इकोनॉमिक कमेटी। सोवियत गुट के पतन के बाद इस प्रक्रिया में तेजी आई और 1992 में इस प्रक्रिया की परिणति यूरोपीय संघ की स्थापना के रूप में देखा जाता है। ठीक है, तो लगातार 1948, 1949 और 1957 में 3 संगठन बनाए गए, और 3 संगठन बनाए गए। तो 1948 में सबसे पहले तो बनाया गया यूरोपीय आर्थिक सहयोग संगठन, जिसके माध्यम से मार्शल योजना के तहत जो पश्चिमी यूरोप के देश थे, उनको द्वितीय विश्व युद्ध में जो हानियां उठानी पड़ी थी, जो लॉस हुए थे, उनको भरपाई करना था। 1949 में एक संगठन बनाया गया जिसका नाम था यूरोपीय परिषद, और यह भी उसी उद्देश्य के लिए बनाए गए थे। फिर 1957 में एक और संगठन बनाया गया जिसका नाम था यूरोपियन इकोनॉमिक कमेटी। और जब इन संगठन से बात नहीं बनी तो एक और बहुत बड़े संगठन की स्थापना किया गया 1992 में, 1992 में, जिसका नाम हम जानते हैं यूरोपीय यूनियन, यूरोपीय संघ। इस संस्था की स्थापना हुई। आगे देखेंगे। लिखता है कि एक लंबे समय में बना यूरोपीय संघ आर्थिक सहयोग कहने का मतलब कि जो लॉस उठाने पड़े थे पश्चिमी यूरोप या फिर पूरी यूरोप महाद्वीप को द्वितीय विश्व युद्ध में, उनको पैसे की किल्लत आ गई थी, मंदी आ गई थी, इन्फ्लेशन की समस्या भी देखने को मिली थी, अकाल की स्थिति उत्पन्न हो गई थी। उनको आर्थिक सहायता देने के लिए इस संस्था का गठन किया गया था, यूरोपीय संघ का, यूरोपीय यूनियन का। तो एक लंबे समय में बना यूरोपीय संघ, क्योंकि 1948 से 1948 में एक संगठन बना,
49 में एक संगठन बना, 1957 में एक संगठन बना। तो यह संगठन बनने का जो सिलसिला था एक बहुत लंबा था, और एक लंबे समय में यूरोपीय संघ जाकर 1992 में अपना रूप ग्रहण करता है। तो कहीं ना कहीं एक लंबा टाइम ले लेता है यूरोपीय संघ बनने में। तो एक लंबे समय में बना यूरोपीय संघ आर्थिक सहयोग वाली व्यवस्था से बदलकर अब इसका जो मेन मकसद था, इनका मेन मकसद क्या था, इसको बनाया गया था आर्थिक सहयोग करने के लिए, लेकिन इसकी जो प्रवृत्ति है वह बदलती जा रही थी। ये राजनीतिक आर्थिक सहयोग वाली व्यवस्था से बदलकर राजनीतिक रूप ले रहा था। अब ये पॉलिटी में बहुत ज्यादा शामिल होने लगा था, पॉलिटिकल मामलों में दखल अंदाजी करने लगा था ये संस्था। तो यूरोपीय संघ का अपना झंडा है, अपना गान है, स्थापना दिवस भी है, और इसकी अपनी मुद्रा है जिसका नाम क्या है, यूरो है। तो यूरोपीय संघ एक पूरा देखें तो एक देश की तरह, एक कंट्री की तरह बिहेव करने लगा था, और राजनीतिक मामलों में हस्तक्षेप करने लगा था, क्योंकि इसके पास अपना झंडा है, इसका अपना गान भी है, जिस प्रकार भारत का राष्ट्रगान है, इसकी स्थापना दिवस है, और इसकी सबसे विशेष बात है कि इसकी तो मुद्रा है, जैसे भारत की रुपया है, ठीक है, उसी तरह इसकी जो यूरोपीय संघ के देश है उसकी एक अपनी मुद्रा है जिसका नाम है यूरो। नए सदस्यों को शामिल करते हुए यूरोपीय संघ ने सहयोग के दायरे में विस्तार की कोशिश की। इनका मेन मकसद क्या रहा कि यूरोपीय संघ में जितने भी ज्यादा से ज्यादा सदस्यों को जोड़ा जाए। तो कैसे जोड़ेंगे, नए सदस्यों को शामिल करेंगे, उनको हेल्प किया जाएगा, तभी तो इसमें ज्यादा से ज्यादा लोग जुड़ेंगे यूरोपीय संघ वाली संस्था में। तो नए सदस्यों को शामिल करते हुए यूरोपीय संघ ने सहयोग के दायरे में विस्तार की कोशिश की, लोगों को ज्यादा से ज्यादा सहयोग करने की, मदद करने की कोशिश की, उनको ज्यादा हेल्प किया जाए, ये ऐसी इनकी मंशा रही, और इस संगठन में ज्यादा से ज्यादा देशों को जोड़ने का प्रयास किया। यूरोपीय संघ का आर्थिक, राजनीतिक तथा कूटनीतिक तथा सैनिक प्रभाव बहुत जबरदस्त है। जितना हम आंक रहे हैं उससे कहीं ज्यादा यूरोपीय संघ एक मजबूत संस्था बन चुका है, एक संगठन बन चुका है, जो आर्थिक दृष्टि से भी, राजनीतिक और कूटनीतिक और साथ साथ सैनिक प्रभाव से भी बहुत जबरदस्त है। यानी इसके पास हर शक्ति मौजूद है, आर्थिक ताकत से भी सुदृढ़ है, राजनीतिक, कूटनीतिक, और सबसे ज्यादा जो महत्वपूर्ण होना चाहिए वो है सैनिक प्रभाव। इसके पास विशाल सेना भी है। तो एक बहुत बड़े कंट्री के रूप में ये बिहेव करने लगा था। और आगे देखें तो लिखता है 2016 में यह दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था थी। जो कहते हैं अभी भारत 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है, 2023 की बात की जा रही है अभी करेंट में। लेकिन जब 2016 था, 2016 में जो यूरोपीय संघ था दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था थी, और अमेरिका से भी आगे ये था, ठीक है। और इसका जो सकल घरेलू उत्पादन था, जो जीडीपी था, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, वो 17,000 अमेरिकी डॉलर से भी ज्यादा था। तो आप सोच सकते हैं कि कितनी बड़ी इनकी जीडीपी थी, कितना बड़ा इसका सकल घरेलू उत्पादन था, जिस आधार पर ये दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था थी। सैनिक ताकत की बात करें तो सैनिक ताकत के हिसाब से यूरोपीय संघ के पास दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी सेना थी, ठीक है। अंतरिक्ष हो, विज्ञान हो, संचार प्रौद्योगिकी हो, इन सभी के मामलों में यूरोपीय संघ दुनिया में दूसरा स्थान रखता है। यानी अंतरिक्ष की बात हो जाए, विज्ञान की बात हो जाए, संचार टेक्नोलॉजी की बात हो जाए, इन सभी के मामले में, या फिर सेना के मामले में, या फिर वित्तीय के मामले में, वित्त जो कहते हैं आर्थिक दृष्टि से भी बहुत मजबूत था ये यूरोपीय संघ। तो एक इनका बहुत बड़ा दबदबा था, इनमें बहुत सारे लोग यूरोपीय संघ के यूरोप कंट्री के, जो यूरोप कॉन्टिनेंट है उनके बहुत सारे देश इसमें शामिल थे। तो यूरोपीय संघ का एक बहुत बड़ा संचार तंत्र था, और दुनिया में दूसरा स्थान रखता है इन सभी मामलों में। अंतरिक्ष हो, विज्ञान हो, संचार प्रौद्योगिकी हो, या फिर अन्य किसी भी टेक्नोलॉजी के मामले में दुनिया में दूसरे स्थान पे आता है, ठीक है। जिस यूरोपीय संघ की हम बात कर रहे हैं, इतनी देर से, आखिर वो यूरोपीय संघ के देश है कहाँ? मानचित्र पर अगर उनकी स्थिति देखें तो कुछ इस प्रकार है। देखें यहाँ जो येलो कलर में आप देख रहे हैं, ये स्वीडन है, ये फिनलैंड है, स्वीडन, फिनलैंड, यहाँ पे आप डेनमार्क देख सकते हैं, उसके बाद जर्मनी है, उसके बाद फ्रांस है, उसके बाद स्पेन है इधर, उसके बाद पोर्टुगल है, इटली, ये सारे जो हैं इधर, ऑस्ट्रिया है। तो ये जो पूरा का पूरा इलाका है पश्चिमी यूरोप का, ये पूरा का पूरा इलाका यूरोपीय यूनियन में शामिल है, यूरोपीय संघ में शामिल है। और सबसे महत्वपूर्ण बात अगर बात करें तो यूरोपीय संघ के जो झंडा है उसमें 12 तारे हैं। कितने तारे हैं? 12 तारे हैं। टोटल से देखा जाए तो इसमें 12 तारे हैं,
तो आप इसे याद रख सकते हैं कि यूरोपीय संघ के झंडे में कितने तारे हैं, तो 12 तारे हैं, क्योंकि ये अक्सर एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। ठीक है, तो हमने मैप पर इनकी स्थिति भी देख लिया कि मानचित्र पे कहाँ कहाँ स्थित है और कौन कौन से देश हैं। आगे चलेंगे तो लिखता है यूरोपीय संघ के 2 सदस्य देश ब्रिटेन और फ्रांस। यूरोपीय संघ के 2 सदस्य देश ब्रिटेन और फ्रांस, पीछे देखेंगे एक बार मैप पर ब्रिटेन और फ्रांस है भी कि नहीं। देखें तो यहाँ पे फ्रांस है और ब्रिटेन आप नहीं देख पा रहे होंगे, यहाँ जब झका हुआ है, जो झंडा लगा हुआ है 12 तारों वाला, तो इसे झका हुआ है तो अपन ना देख पाए। तो यहाँ पे ब्रिटेन और फ्रांस, ये जो 2 देश हैं ब्रिटेन और फ्रांस, ये सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्य हैं, परमानेंट मेंबर हैं ये ब्रिटेन और फ्रांस। यूरोपीय संघ के देशों की अपनी विदेश और रक्षा नीति है। ये जो देश है यूरोपीय संघ, इन यूरोपीय संघ के देशों की अपनी विदेश नीति है, ये अपने हिसाब से विदेश नीति तय करते हैं और इनकी रक्षा नीति भी अपनी है। यानी किस देश में हमारी कितनी सेना रहेगी, कौन से बॉर्डरिंग पे सेना लगाना है, कौन से बॉर्डरिंग पे सेना नहीं लगाना है, ये सभी ये अपने ग्रुप के देश तय करते हैं, खुद मिलकर तय करते हैं। तो इस प्रकार यूरोपीय संघ के देशों की अपनी विदेश नीति है और इनकी रक्षा नीति की भी बात करें तो इनकी खुद की रक्षा नीति है, किसी से पूछने नहीं जाते हैं, स्वतंत्र होकर यूरोपीय संघ के देश आपस में सहमति से रक्षा नीति तैयार करते हैं, जो कई बार एक दूसरे के खिलाफ भी होती है। जो बता रहा है कि यूरोपीय संघ के देशों की अपनी विदेश नीति है और अपनी रक्षा नीति है, तो ये विदेश नीति और रक्षा नीति कई बार होता क्या है कि एक दूसरे के खिलाफ भी हो जाती है। जैसे देखिए यहाँ पे एक उदाहरण दिया गया है कि जब इराक पर अमेरिकी हमले में ब्रिटेन तो उसके साथ थे, जब इराक पर हमला करना था अमेरिका के द्वारा, तो इराक पर अमेरिकी हमले में ब्रिटेन ने कहा कि भैया ठीक है, अमेरिका को कहा कि ठीक है तुम बिल्कुल करो, इराक पर हमला करो, उसको नुकसान पहुंचाओ। लेकिन ब्रिटेन भी, तो हमने देखा कि ब्रिटेन भी यूरोपीय संघ का सदस्य है और फ्रांस भी, लेकिन फ्रांस क्या कहा, जर्मनी और फ्रांस ने इस मामले के खिलाफ थे। यानी यहाँ पे देख सकते हैं कि कैसा विभेद हो रहा है, कैसा प्रतिस्पर्धा वाली टक्कर है, यानी जो मुड़मोहट होती है वो यहाँ पे देखने को मिल रहा है। ठीक है, एक तरफ तो ब्रिटेन कह रहा है कि आप हमला कीजिए, इराक पर हमला कीजिए, हम अमेरिका के साथ हैं, ऐसा ब्रिटेन कर रहा है। लेकिन जो फ्रांस है, फ्रांस ने और जर्मनी ये इस मामले के खिलाफ थे, ये नहीं चाह रहे थे कि इराक पे हमला हो। तो कभी यूरोपीय संघ के 2 देशों में भी आपसे टकराहट देखने को मिलती थी, जो विदेश नीति और रक्षा नीति के कई बार खिलाफ होती है। डेनमार्क और स्वीडन 2 देश हैं। ठीक है, ये डेनमार्क और स्वीडन ने मास्ट्रिक्ट संधि और यूरोपीय मुद्रा, जिसका नाम था यूरोपीय मुद्रा को मानने से ही इनकार कर दिया, इनका प्रतिरोध किया। ठीक है, 2003 में यूरोपीय संघ ने एक संविधान बनाने की कोशिश की, एक कॉन्स्टिट्यूशन लिखने की कोशिश की, लेकिन दुर्भाग्यवश वो नाकामयाब रहा, सफल नहीं हो सका। ठीक है, अनसक्सेस हो गया। तो ऐसा किया गया था 2003 में, एक संविधान लिखने की कोशिश की गई थी यूरोपीय संघ के सदस्य देशों के द्वारा, लेकिन वो फेल हो गया। यहाँ तक तो हमने बात किया यूरोपीय संघ की, यूरोपीय संघ किस प्रक्रिया से होकर बना, उसका मेन मकसद क्या था। तो यूरोपीय जो पश्चिमी यूरोप के देश, उनको मदद करना मेन मकसद था, और एक उनकी जो नीति है किस प्रकार आर्थिक एवं सहयोग की भावना से बदलकर राजनीतिक रूप लेता गया, तो हमने यहाँ तक देखा। ठीक है, अब जो टॉपिक है दक्षिण पूर्व एशियाई राष्ट्रों का संगठन, जिसे हम आसियान कहते हैं, उसे देखने वाले हैं। ठीक है, दक्षिण पूर्व एशियाई राष्ट्रों का संगठन, इसे मानचित्र पर भी हम देखेंगे। हर एक टॉपिक जो मानचित्र से जुड़ा हुआ होगा हम उसे जरूर मानचित्र पर दिखाएंगे आपको। ठीक है, तो आसियान की आगे बात कर रहे हैं। दूसरे विश्व युद्ध से पहले एशिया का यह हिस्सा बार यूरोपीय और जापानी उपनिवेशवाद का शिकार हुआ। यानी द्वितीय विश्व युद्ध कब से कब तक चला, 1939 से 1945, 6 वर्षों तक जब द्वितीय विश्व चला, तो इस द्वितीय विश्व युद्ध से पहले यानी 1939 से पहले या जो दक्षिण पूर्व एशियाई राष्ट्र हैं, इन्हें बार यूरोपीय और जापानी उपनिवेशवाद का शिकार करना पड़ा। यानी इन देशों पर, जो दक्षिण पूर्व एशियाई देश हैं, इन पे जापान ने भी कब्जा किया, इनको जापान ने गुलाम बनाकर रखा, और यूरोपीय देशों ने तो पूरे विश्व को गुलाम बनाकर रखा था। इनका एक दौर था जब भारत सहित पूरा दक्षिण एशिया यानी विश्व के अधिकांश देश इसके गुलाम थे।
तो यूरोपीय देश और जापानी उपनिवेशवाद का यह शिकार हुआ था। दक्षिण पूर्व एशिया के राष्ट्र तथा भारी राजनीतिक और आर्थिक कीमत चुकाई। आर्थिक कीमत तो चुकानी पड़ेगी, क्योंकि जहां भी लोगों का कब्जा होता है, जहां भी लोग गुलाम बनाते हैं, तो वहां के पूरे संसाधन को निचोड़ कर रख देते हैं, पूरा उनका शोषण कर देते हैं, तो वहां कुछ भी नहीं बचता, पूरी तरह से कंगाल कर देते हैं ये लोग, ठीक है, जो यूरोपीय और जापानी उपनिवेशवाद बने हुए थे, ठीक है। तो कह रहा है कि भारी राजनीतिक और आर्थिक कीमत चुकाई, यानी वहां पे कुछ भी नहीं रहा, पूरा सिस्टम बदहाल हो गया। युद्ध समाप्त होने पर इसे राष्ट्र निर्माण, आर्थिक पिछड़ेपन और गरीबी जैसी समस्याओं का सामना करना पड़ा। जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर खत्म हो गया तो इसको बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ा। इसे राष्ट्र निर्माण, अब पूरा देश तो बिखर चुका था, समाज का हर तबका, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई अलग अलग हो चुका था, अलगाववाद की स्थिति आ चुकी थी, तो उनको जोड़ना, राष्ट्र निर्माण करना, एकीकरण करना बहुत हार्ड था, हार्ड टास्क था उस समय। आर्थिक पिछड़ापन, क्योंकि देश में कुछ भी संसाधन नहीं बचे हैं, सभी लोग, इन्होंने तो पूरा उनका आर्थिक शोषण कर लिया है, तो इस प्रकार उनका आर्थिक जो पिछड़ापन है वो हो गया। गरीबी जैसी समस्याओं का भी सामना करना पड़ा इन देशों को। किन देशों को? तो दक्षिण पूर्व एशियाई देशों को। इसे शीत युद्ध के दौर में किसी एक महाशक्ति के जाने के दबावों को भी झेलना पड़ा। जिस प्रकार भारत को अमेरिका मिलाना चाह रहा था, सोवियत संघ भी मिलाना चाह रहा था, उसी प्रकार दक्षिण पूर्व एशियाई राष्ट्रों को भी महाशक्तियों का दबाव था। अमेरिका कह रहा था कि भैया तुम लोग हमारे ग्रुप में शामिल हो जाओ, नाटो के ग्रुप में शामिल हो जाओ। सोवियत संघ कह रहा था कि आप हमारे वार्सा पैक्ट में शामिल हो जाओ। तो इनको ऊपर प्रेशर बनाया जा रहा था कि किधर शामिल हो, इधर शामिल हो या फिर किधर शामिल हो। तो इनको दबाव का भी सामना करना पड़ा, दबावों को भी झेलना पड़ा। टकराव और भागम भाग की ऐसी स्थिति उत्पन्न हो गई कि ऐसी स्थिति को दक्षिण पूर्व एशिया संभालने की स्थिति में नहीं रहा, यानी बहुत ही बदतर स्थिति हो गई। दोनों तरफ से प्रेशर बढ़ने लगे थे, इतना उन पर फोर्स किया जा रहा था कि इनसे रहा ना गया। और इसी के चलते दक्षिण पूर्व एशियाई देशों ने दक्षिण पूर्व एशियाई संगठन, जिसे हम आसियान कहते हैं, आसियान बनाकर एक वैकल्पिक पहल शुरू की। इस तंगी से आकर इन्होंने, इन सभी दक्षिण पूर्व एशियाई राष्ट्रों ने एकजुट हुआ और एकजुट होकर एक संगठन बनाया जिसका नाम है आसियान, दक्षिण पूर्व एशियाई राष्ट्रों का संगठन। देखेंगे कि अब आसियान बना तो कब बना, किन लोगों ने बनाया और किस प्रक्रिया से होकर इसे बनाया गया। तो 8 अगस्त, वो तारीख है 8 अगस्त 1967 में इस क्षेत्र के 5 देशों ने बैंकॉक घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर किए, सिग्नेचर किया, और उस पर बैंकॉक घोषणा पत्र पर सिग्नेचर करके आसियान नामक संस्था की स्थापना किया। यह जो संस्था है इसका मुख्यालय इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता में स्थित है। और इन आसियान की स्थापना में जो 5 देश शामिल थे, जो 5 मूलभूत सदस्य देश थे, वो कौन कौन से हैं? पहला इंडोनेशिया, दूसरा मलेशिया, तीसरा फिलीपींस, चौथा सिंगापुर और जो 5वां है वो थाईलैंड है, ठीक है। तो इन देशों ने ही मिलकर आसियान की स्थापना की 8 अगस्त 1967 को बैंकॉक घोषणा पत्र पे हस्ताक्षर करके, सिग्नेचर करके। अब यहाँ आप देख रहे होंगे कि एक झंडा लगा हुआ है, उसका प्रतीक चिन्ह लगा हुआ है। ये आसियान का क्या है? प्रतीक चिन्ह है। इसमें धान की 10 बालियां हैं, आप देख सकते हैं धान की 10 बालियां हैं। 10 बालियों का कुछ भी कहना है। ये जो धान की 10 बालियां हैं, आसियान के प्रतीक चिन्ह में जो धान की 10 बालियां हैं, ये दक्षिण पूर्व एशियाई देशों के 10 देशों को इंगित करती है। ये जो दक्षिण पूर्व एशिया में जो 10 कंट्रीज हैं, तो जो 10 देश हैं उनको इंडिकेट कर रहा है ये 10 बालियां, धान की 10 बालियां 10 देशों को इंडिकेट कर रही है। अगर वहीं आसियान के फुल फॉर्म की बात करें तो आसियान का फुल फॉर्म होता है एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस, यानी दक्षिण पूर्व एशियाई राष्ट्रों का संगठन, ठीक है। तो यहाँ पे हमने देख लिया। अगर इनकी ये जो 10 देश शामिल है आसियान में, उनको मानचित्र पर देखने का प्रयास करें तो कुछ इस प्रकार है। इन्हें हम कहते हैं दक्षिण पूर्व एशियाई। एक बार मैं पेन चेंज कर लेता हूँ। यहाँ पे ये जो देख रहे हैं आप, ये पूरा का पूरा इलाका क्या है? दक्षिण पूर्व एशिया है, ठीक है, दक्षिण पूर्व एशिया है। इस दक्षिण पूर्व एशिया में 10 देश हैं जो धान की 10 बालियां इंडिकेट कर रही थी, पीछे मैंने अभी हाल ही में अभी बताया।
तो ये सबसे पहला है म्यांमार, जो इस प्रकार यहाँ है। ये इसकी बात करें तो ये थाईलैंड है, सिंगापुर है, इंडोनेशिया है जहाँ इसकी राजधानी है आसियान की जकार्ता में, मलेशिया शामिल है, ब्रुनेई शामिल है, फिलीपींस, वियतनाम, कंबोडिया और अंत में लाओस। ये जो सभी 10 देश हैं आप गिन भी सकते हैं। टोटल 10 देश शामिल हैं इसमें तो आसियान संगठन में, जो दक्षिण पूर्व एशियाई राष्ट्रों को संबोधित करता है। ये जो सभी देश देख रहे हैं ये द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान सभी जापानी उपनिवेश थे, जापान के गुलाम थे और यूरोपीय देशों के गुलाम थे। ठीक है, अब हम देखेंगे आसियान शैली। हमने आसियान देख लिया कि आसियान संगठन क्या था, इसको कब बनाया गया था, किस घोषणा पत्र पे इसको हस्ताक्षर करके बनाया गया था और किन देशों ने इसको बनाया। लेकिन आसियान शैली, आसियान तो हम लोग समझ चुके हैं, लेकिन शैली क्या होता है? तो शैली मतलब वे मीन्स रास्ता, यानी किसी भी चीज को करने का जो तरीका होता है, जो रास्ता होता है, जो स्टेप्स होते हैं, वो होता है शैली। यानी आप किस शैली में कार्य कर रहे हैं। तो आसियान है, उसके कार्य करने की भी कुछ शैलियां हैं, कुछ वे हैं, कुछ रास्ते हैं, उनका कुछ प्रोसेस होता होगा। तो उसी को हम देखेंगे आसियान शैली आखिर है क्या। तो लिखता है कि यूरोपीय संघ की तरह आसियान ने खुद को अंतर्राष्ट्रीय संगठन बनाने या उसकी तरह अन्य व्यवस्थाओं को अपने हाथ में लेने का लक्ष्य नहीं रखा। जिस प्रकार यूरोपीय यूनियन ने अधिराष्ट्रीय संगठन बनने की कोशिश किया, उस तरह ये आसियान ने नहीं किया। आसियान ने खुद को अधिराष्ट्रीय संगठन बनाने या उसकी तरह अन्य व्यवस्थाओं को अपने हाथ में लेने का लक्ष्य नहीं रखा। जिस प्रकार हमने पीछे देखा था कि जो यूरोपीय संघ था वो आर्थिक मदद के लिए बनाया गया था, लोगों देशों को आर्थिक सहायता दिया जाए, लेकिन वो राजनीतिक मामलों में भी हस्तक्षेप करने लगा था। तो जो आसियान है ऐसा बोल रहा है कि हमारा उद्देश्य यूरोपीय संघ की तरह नहीं है, हम अपने रास्ते से भटकने वाले नहीं है, हम अपने मंजिल को पाने में जो भटकाव आता है उससे हम भटकने वाले नहीं है। जिस प्रकार यूरोपीय संघ भटक गया, यूरोपीय संघ के यहाँ पे एग्जाम्पल दिया गया है। ठीक है, तो अन्य व्यवस्थाओं को अपने हाथ में लेने का लक्ष्य नहीं रखा यूरोपीय संघ ने। अनौपचारिक टकराव रहित, अनौपचारिक मीन्स होता है इनफॉर्मल, टकराव रहित जिसमें टकराव ना हो, मार काट ना हो, अहिंसा का सहारा लिया जाए, हिंसात्मक कार्रवाई ना की जाए, तो आसियान के मूल मंत्र थे। और सहयोगात्मक मेल मिलाप का नया उदाहरण पेश करके आसियान ने काफी यश कमाया। इनका कहना था कि हमारा जो काम का जो प्रोसेस होगा ना, हम उस प्रोसेस में अनौपचारिकता का प्राथमिकता देंगे, टकराव रहित होगा, यानी इसमें मार काट, धोखाधड़ी ये सभी नहीं होंगे, छल कपट नहीं होंगे, पूरी तरह से अहिंसात्मक होगा और सहयोगात्मक मेल मिलाप का हम सहारा लेंगे। यानी हम एक दूसरे की सहायता करें, जितने भी देश इस आसियान में शामिल है उनको हम हेल्प करेंगे, अगर जरूरत आए तो हम उनकी सहायता करेंगे। तो ये सारी बातें कही गई थी। सहयोग मूलक मेल मिलाप का नया उदाहरण पेश करके आसियान ने काफी यश कमाया। ठीक है, और इसको आसियान शैली कहा जाने लगा। मैंने बताया कि आसियान शैली मीन्स होता है कार्य करने का जो प्रोसेस होता है। तो इन्होंने अपनी काम करने का प्रोसेस में बताया कि हम किसी भी प्रकार की हिंसा का सहारा नहीं लेंगे, अनौपचारिकता को प्राथमिकता देंगे और एक दूसरे को सहयोग से आगे बढ़ेंगे। तो ये उनके काम करने का तरीका था, इसी को हम आसियान शैली कहते हैं। आसियान के कामकाज में राष्ट्रीय सार्वभौमिकता का सम्मान करना बहुत ही महत्वपूर्ण है। और इसकी जो सबसे खास बात है, जो सबसे अद्भुत बात है, जो सबसे बढ़िया बात है वो ये है कि ये आसियान का जो कामकाज है उसमें सबसे पहले राष्ट्र को प्राथमिकता देता है। जो नेशन है, हर देश को एक सम्मान की नज़र से ये देखते हैं। इसमें हर देश, जितने भी देश शामिल है आसियान में, आसियान ग्रुप में, वो सभी एक दूसरे की भावनाओं को समझते हैं, एक दूसरे को प्राथमिकता देते हैं। ठीक है, तो राष्ट्रीय सार्वभौमिकता का इसमें सम्मान करना बहुत महत्वपूर्ण है। यानी हर देश एक दूसरे की संस्कृति की, एक दूसरे की सभ्यता का सम्मान करेगा, इनका मूल मंत्र, मेन मकसद है। ठीक है, अब हम देखेंगे कि 2003 में, मैं पेन चेंज कर लेता हूं, 2003 में आसियान ने एक संगठन बनाया, आसियान सुरक्षा समुदाय। एक संगठन और बनाया जिसका नाम है आसियान आर्थिक समुदाय, और एक संगठन और बनाया, आसियान सामाजिक सांस्कृतिक समुदाय।
ये 3 पिलर्स की स्थापना की, 3 स्तंभों की स्थापना किया। कब? तो 2003 में। किसने? तो आसियान ने। कौन कौन से? तो पहला है आसियान सुरक्षा समुदाय, आसियान आर्थिक समुदाय और आसियान सामाजिक सांस्कृतिक समुदाय। ये 3 संगठन बनाए, 3 संस्थाओं, 3 स्तंभों के 3 पिलर्स की स्थापना किया 2003 में। अब ये 3 पिलरों की बारीकी से हम बात करेंगे। तो जो पहला है आसियान सुरक्षा समुदाय, इसको क्यों बनाया गया? तो क्षेत्रीय विवादों को, जो लोकल जो डिस्प्यूट्स हैं, उनको सैनिक टकराव तक न ले जाने की सहमति पर आधारित था। तो आसियान सुरक्षा समुदाय सुरक्षा से संबंधित है। किसी भी मामलों को लोकल बॉडी तक ही निपटा दिया जाए, क्षेत्रीय विवादों को सैनिक टकराव तक न ले जाया जा सके, हर बात युद्ध के माध्यम से ना सुलझाया जा सके, इनका मेन मकसद था आसियान सुरक्षा समुदाय का। ठीक है। एक संगठन और बनाया गया, आसियान आर्थिक समुदाय। तो इस संगठन का उद्देश्य क्या था? आसियान देशों का साझा बाजार और उत्पादन आधार तैयार करना। आसियान आर्थिक समुदाय का जो मेन उद्देश्य था, आसियान में जितने भी सदस्य देश शामिल थे, उनका साझा बाजार, उनको एक व्यापक मार्केट मिल जाए अपनी प्रोडक्ट्स को बेचने के लिए, उनकी खरीद बिक्री करने के लिए। ठीक है। तो आसियान आर्थिक समुदाय का मेन मकसद था तथा इसके इलाके के सामाजिक आर्थिक विकास में मदद हो, ऐसे भी इनकी मंशा रही। तो इन लक्ष्यों को लेकर इन्होंने आसियान आर्थिक समुदाय का गठन किया। और आसियान सुरक्षा समुदाय को तो सैनिक टकराव तक विवादों को न ले जाया जा सके, उसके लिए बनाया गया था। यहाँ पे जो आप देख रहे हैं, तीसरा जो संगठन बनाया गया था, आसियान सामाजिक सांस्कृतिक समुदाय, इस यहाँ पे अब नहीं दिया गया और आपके बुक में भी नहीं है, तो यहाँ नहीं लिखा गया है। तो अगर इसकी मैं बात करूं तो आसियान सामाजिक सांस्कृतिक समुदाय में यह शामिल था कि जो जितने भी देश शामिल थे आसियान में, जो अभी देखे ना 10 देश शामिल है, तो 10 देशों की सामाजिकता का जो सामाजिक है, सामाजिक सांस्कृतिक है, जो सामाजिक जो झलक मिलती है, उन देशों को एक दूसरे से बांध कर रखना था और उनका सम्मान करना था। ठीक है। तो इनका मेन मकसद था आसियान सामाजिक सांस्कृतिक समुदाय का। तो ये 3 संगठन बनाए गए थे 2003 में। अब देखेंगे आसियान विजन 2020 क्या है। आसियान विजन, हमने तो आसियान देख लिया है। विजन मीन्स क्या होता है? विजन मीन्स लक्ष्य होते हैं, विजन मीन्स टारगेट होता है, विजन मीन्स हमारा कोई गोल होता है। ठीक है। तो आसियान विजन 2020 यानी आसियान का गोल है 2020 तक क्या करने का गोल था, क्या लक्ष्य प्राप्त करने का गोल था, उसे हम देखेंगे इस टॉपिक में। तो लिखता है कि आसियान तेजी से विकसित हुआ एक महत्वपूर्ण संगठन है। हम सभी जानते हैं कि 1967 में आसियान बना 8 अगस्त 1967 को और बहुत तेजी से डेवलप्ड किया। इसके विजन दस्तावेज 2020 में अंतर्राष्ट्रीय समुदाय में आसियान की बहुमुखी भूमिका को प्रमुखता देना है। तो आसियान ने एक डॉक्यूमेंट बनाया, एक दस्तावेज बनाया जिसका नाम था आसियान विजन दस्तावेज 2020। और उसमें क्या रखा गया? तो अंतर्राष्ट्रीय समुदाय में, एक वर्ल्ड लेवल पे, एक इंटरनेशनल लेवल पे आसियान की जो भूमिका है, आसियान का जो इम्पोर्टेंस है, उनको प्रमुखता देना है और ज़्यादा से ज़्यादा देशों को आसियान में शामिल कराना है। ठीक है। इसमें लक्ष्य रखा गया था। इस दस्तावेज में इस बात पर विशेष बल दिया गया था, इस बात का विशेष बल दिया गया था कि आसियान द्वारा टकराव की जगह बातचीत को बढ़ावा देने की नीति की प्राथमिकता दी जाएगी। यानी आसियान में जितने भी देश शामिल हो गए, उसमें मेन मकसद, मेन जो गोल होगा, हम किसी भी मामले को, किसी भी विवाद को बातचीत के माध्यम से सुलझाने का प्रयास करेंगे, न कि हिंसा के तरीके से, युद्ध के तरीके से। ऐसा हमारा मेन मकसद नहीं है। हमारा मकसद है कि हम किसी भी चीज़ को एक टेबल पर बैठ के बातचीत के माध्यम से, वाद विवाद के तरीके से सुलझाया जा सके। ठीक है। तो पहला ये हो गया। इसी के मद्देनजर आसियान ने कंबोडिया से टकराव को समाप्त किया, कंबोडिया के विवाद को हटाया, पूर्वी तिमोर के संकट को भी संभाला और पूर्वी एशियाई सहयोग पर बातचीत के लिए 1999 से नियमित रूप से वार्षिक बैठक आयोजित की है। ठीक है। तो ये सारे तो उनके काम हो गए, जहां जहां उन्होंने अपना अच्छे काम किए। तो पहला काम बता रहा है कि कंबोडिया से भी टकराव को समाप्त किया आसियान ने। फिर क्या हुआ कि पूर्वी तिमोर के संकट को भी उन्होंने सॉल्व किया और पूर्वी एशियाई सहयोग पर बातचीत के लिए भी नियमित रूप से 1999 से नियमित रूप से बैठक आयोजित कर रहा है।
तो ये तो हुए विजन, आसियान विजन 2020, यानी इनका मेन मकसद क्या था। ये जो इनका मेन मकसद था मैंने बता दिया कि इनका मेन मकसद क्या है कि किसी भी चीज को, किसी भी विवाद को, टकराव को हम बातचीत के माध्यम से सुलझाएंगे, उनको प्राथमिकता देंगे। अब है आसियान क्षेत्रीय मंच, ARF, आसियान रीजनल फोरम। आसियान रीजनल फोरम, आसियान क्षेत्रीय मंच क्या है? तो आसियान हमने देख ही लिया है कि आसियान तो एक संस्था है दक्षिण पूर्व एशियाई राष्ट्रों का। क्षेत्रीय मंच क्या होता है तो समझते हैं। आसियान के देशों की सुरक्षा और विदेश नीतियों में तालमेल बनाने के लिए 1994 में आसियान क्षेत्रीय मंच की स्थापना की गई, यानी एक संस्था और बनाया गया जिसका नाम है आसियान क्षेत्रीय मंच। इसका आसियान क्षेत्रीय मंच इसलिए नाम रखा कि सभी आसियान के ही सब पार्ट्स हैं, यानी उपभाग हैं, ठीक है, इसलिए सभी में आसियान जुड़ा हुआ है। आसियान विजन 2020, आसियान क्षेत्रीय मंच, आसियान शैली, ये सभी आसियान के ही प्लानिंग्स हैं, आसियान के ही टर्म्स हैं, पार्ट्स हैं, तो इसी से जुड़ा हुआ है। तो आसियान क्षेत्रीय मंच क्या है? तो आसियान के देशों की सुरक्षा और जितने भी देश शामिल हैं आसियान में, तो उन देशों की सुरक्षा सुनिश्चित करना, उनकी सिक्योरिटी और विदेश नीतियों में तालमेल बनाने के लिए, यानी सभी आसियान देशों की एक विदेश नीति हो, सभी एक ही विदेश नीति अपनाएं और सभी आपस में सहयोग वाली भावना को बरकरार रखें। तो ऐसे इन तालमेल बनाने के लिए 1994 में आसियान क्षेत्रीय मंच की स्थापना किया, ठीक है। अब यहाँ पे 2 पॉइंट्स आपके बुक में दिए हुए थे, तो मैंने उसको यहाँ लिख लिया है। ये ऑब्जेक्टिव टाइप्स में पूछ सकता है और बिल्कुल पूछेगा भी। लिखा है कि भारत ने 1991 में लुक ईस्ट, पूर्व की ओर देखो नीति से हम बोलेंगे, लुक ईस्ट की नीति अपनाई और 2014 में एक्ट ईस्ट की नीति अपनाई। कौन सी नीति? एक्ट ईस्ट। तो भारत ने 2 नीतियां अपनाई 1991 में, लुक ईस्ट जो पूर्व की ओर देखो, और 2014 में एक्ट ईस्ट की नीति अपनाई। तो ये 2 पॉइंट्स, बुलेट पॉइंट्स दिए हुए थे, तो मैंने उनको नोट डाउन कर लिया है और अभी वीडियो पॉज करके लिख सकते हैं। ये सभी जो है ऑब्जेक्टिव टाइप्स के क्वेश्चन के रूप में आपके एग्जाम्स में आ सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा जो पार्ट 1 है पूरी तरह से कंप्लीट हो चुका है, और जितने भी टॉपिक्स पार्ट 1 में मैंने बताया था वीडियो की शुरुआत में, उन सभी टॉपिक्स को बारी बारी से हमने देखा है और उनको समझने का प्रयास किया है। जो बचे हुए टॉपिक्स हैं उनको पार्ट 2 में कवर किया जाएगा, जो जल्द लाने का प्रयास करूंगा। तो अगर यहाँ पे हमारा वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करना ना भूलें। और अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं, हमारा कोई पहला वीडियो देख रहे हैं, तो आप हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ ग्रेट डे।